नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए घमासान जारी है। चुनाव प्रचार के शोर में प्रधानमंत्री मोदी का ये वाक्य, लूटने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मोदी की गारंटी है, सबसे ज्यादा गूंज रहा है। मोदी जी चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी की ये खासियत है कि ये 24 घंटे और 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। संसद सत्र हो या लाल किले की प्राचीर, ये सभी जगह चुनावी भाषण ही देते हैं। खैर, ये अच्छी बात है कि वे चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और जीतने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जिनसे चुनाव जीते जाते हैं। उनके चुनाव लड़ने की इस आक्रामक शैली ने भाजपा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। खैर, आज का हमारा विषय है लूटने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मोदी की गारंटी है। हर देशवासी चाहता है कि भारत भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भ्रष्टाचारी और जराइम पेशा लोग जेलों में सजा भुगते। आपको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़ा गया था और जनता ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यूपीए की सरकार बदल दी थी। एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बीते 9 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा, यह अलग पड़ताल का विषय है, लेकिन मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई का अभियान जारी है। अनेक भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। कई नेता सलाखों के पीछे हैं। मोदी के भ्रष्टाचार के सफाए के इस अभियान की जद में अब तक कुछ चुनिंदा नेता ही आए हैं, वो भी विपक्षी नेता। यह हम नहीं कह रहे। समूचा विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और ये महज आरोप नहीं है। इस बात के तथ्य हैं कि 2014 के बाद ईडी, आईटी और सीबीआई ने जितने छापे मारे हैं, उनमें से 95% से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं के यहाँ पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्ट हैं? विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक फायदे के हिसाब से ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई की गति व दिशा निर्देशित और नियंत्रित होती है। ये खुला सत्य है। बसपा नेता मायावती हो या सपा नेता अखिलेश यादव हो, बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी हो या फिर मराठा छत्रप शरद पवार हो, विपक्ष के हर नेता की नब्ज पर हाथ सत्ता का है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक सब ईडी के निशाने पर हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 2 नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह, शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पैसे लेकर शराब नीति में बदलाव करने के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि मामला धन शोधन का है और गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से बरामदगी 1 रुपये की नहीं की जा सकी है। अब इसी मामले में ईडी ने कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा है, लेकिन उन्होंने ईडी के सम्मन पर कुछ सवाल उठाते हुए जवाब में पत्र लिखा है और ईडी के सामने पेश होने की बजाय चुनाव प्रचार करने निकल गए। केजरीवाल के सवालों पर अभी तक ईडी ने तो कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन बीजेपी नेता उछल उछल कर सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस अद्भुत नज़ारे का आनंद दिल्ली समेत पूरे देश की जनता ले रही है। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि ईडी बीजेपी का ही भ्रष्टाचार विरोधी सेल है क्या? खैर, केजरीवाल से गवाह के तौर पर पूछताछ करनी है या आरोपी के रूप में, ये ईडी जाने। इससे पहले सीबीआई भी केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। ईडी और आईटी के छापे चुनावी राज्यों में लगातार जारी हैं। इनमें से ज़्यादातर छापे कांग्रेस नेताओं और उनके नज़दीकियों के यहाँ ही पड़ रहे हैं। छापेमारी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंततः कहना पड़ा कि उनके खिलाफ बीजेपी के साथ ईडी, आईटी और सीबीआई भी चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उसके नज़दीकियों के यहाँ 2 रोज पहले छापे मारे गए।
चुनाव के मौके पर की जा रही इस छापेमारी को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठने लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर पिक एंड चूज के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं, लेकिन इसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की। लूटने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मोदी की गारंटी है। बेशक मोदी जी आज भी चुनावी सभाओं में ऊंची आवाज में इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन इसका सच जनता भी जानती है। कितने ही कथित तौर पर भ्रष्ट नेता बीजेपी की शरण में जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाती है या उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। इसकी काफ़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसे नेताओं के नाम गिनवाने की बजाय महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार का उदाहरण काफ़ी है। जिस अजीत पवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ता भर पहले मध्य प्रदेश में एक जनसभा में 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे, वही अजीत पवार बीजेपी की सरपरस्ती में उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे बेहतरीन पिक एंड चूज की मिसाल और क्या होगी। देश में भ्रष्टाचार के सफाई की मुहिम बेदस्तूर जारी है और ये आगे भी इसी तरह जारी रहनी चाहिए। कम से कम विपक्षी दलों के नेताओं को तो भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में खड़ा किया ही जा रहा है। अमृतकाल में केंद्र सरकार की इस उपलब्धि पर तो आप गर्व कर ही सकते हैं। आज बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।